गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंसेज और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। देखिए, इससे पहले हम देख चुके हैं डाईमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में। इन दोनों मटेरियल्स के बारे में हम डिटेल में देख चुके हैं अब तक। अब हम मैग्नेटिक मटेरियल की जो थर्ड कैटेगरी है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, उसकी डिटेल में बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, फिर उसके एग्जांपल्स देखेंगे, फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। तो देखिए, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं वो ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में पुट करने पर वे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड हो जाते हैं। देखिए, हमने बोला है फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंसेज आर दोज विच गेट्स स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड इन डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड व्हेन प्लेस्ड इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में उनको पुट करेंगे तो वो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड होंगे। देखिए, यही बात हमने पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए भी बोली थी, लेकिन पैरामैग्नेटिक मटेरियल में इस वर्ड के प्लेस पे, स्ट्रांगली वर्ड के प्लेस पे, वहाँ फीबली और वीकली वर्ड हमने यूज में लिया था और सारी बातें सेम थी। पैरामैग्नेटिक मटेरियल में हमने बोला था कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल फील्ड में पुट करने पर वह एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में वीकली मैग्नेटाइज होता है। यहाँ हम बोल रहे हैं एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होता है। दोनों दोनों कौन? पैरामैग्नेटिक मटेरियल भी, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल भी, दोनों ही एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में ही मैग्नेटाइज होते हैं। लेकिन पैरामैग्नेटिक मटेरियल फीबली और वीकली मैग्नेटाइज होता है, ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होता है। क्लियर बात? फिर हमने पैरामैग्नेटिक मटेरियल में भी ये बात बोली थी कि कौन सी बात, कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स जो होते हैं वो मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन वीक अट्रैक्टिव फोर्स है। यहाँ हम बोल रहे हैं ये मटेरियल्स भी, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स भी किसी मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट होंगे, लेकिन ये स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होंगे। इट मीन्स स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स से ये मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट होंगे। उसमें हमने पैरामैग्नेटिक मटेरियल में हमने कहा था कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल किसी यूनिफॉर्म फील्ड में पुट किए जाने पर वो फील्ड के वीकर पार्ट से स्ट्रोंगर पार्ट की ओर मूव करने की टेंडेंसी रखते हैं। यहाँ भी है ये बात, वीकर टू स्ट्रोंगर पार्ट ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड। देखिए, हमने बोला है टेंड टू मूव क्विकली फ्रॉम वीकर टू स्ट्रोंगर पार्ट ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ क्विकली वर्ड और लगाया हमने। ये तेज़ी से, शीघ्रता से, बहुत ही जल्दी वीकर पार्ट से स्ट्रोंगर पार्ट की ओर मूव करते हैं, मूव करने की टेंडेंसी रखते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड होते हैं, स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होते हैं। इनमें मैग्नेटाइजेशन वैसे ही होगा जैसा कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल में होता है। देखिए कैसे, ये हमने पैरामैग्नेटिक मटेरियल की बार बताई थी, कोई रोड बताई थी। इसको अब आप फेरोमैग्नेटिक मटेरियल समझ के चलिए। ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की कोई रोड है। इस रोड को जैसे ही हम इस बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल के पास लेकर आएंगे तो नॉर्थ पोल के पास वाला इस रोड का जो एंड है वो साउथ बनेगा। अगर हम इस बार मैग्नेट का साउथ पोल लाते हैं इस रोड के पास में, तो साउथ पोल के पास वाला जो एंड है वो नॉर्थ बनता है। इट मीन्स नॉर्थ के पास साउथ, साउथ के पास नॉर्थ। क्लियर बात? अपोजिट पोल बनता है, और अपोजिट पोल्स में हम जानते हैं अट्रैक्शन होता है, तो नॉर्थ जो है वो साउथ को अट्रैक्ट करेगा, साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा। ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल में भी ऐसी ही बात थी, फेरो में भी ऐसी ही बात है। फ़र्क जो है इनके मैग्नेटाइजेशन का है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल की रोड को बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में पुट करने पर वो वीकली मैग्नेटाइज होती है, जबकि फेरामैग्नेटिक मटेरियल की रोड को बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर वो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होगी। पैरामैग्नेटिक मटेरियल में भी नॉर्थ के पास साउथ ही बना था, साउथ के पास नॉर्थ ही बना है। फेरो में भी ऐसा ही होगा होने में तो, लेकिन फ़र्क जो रहेगा वो स्ट्रेंथ का रहेगा, मैग्नेटाइजेशन का रहेगा। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड होगा, वो वीकली मैग्नेटाइज होता था। क्लियर बात? तो ये बात हमने यहाँ बोली भी है। देखिए, पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो प्रॉपर्टीज़ जो इफेक्ट शो करता है वो सारे के सारे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल भी शो करेगा, लेकिन ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ में। देखिए, बोला ऑल द इफेक्ट्स ऑब्लिक प्रॉपर्टीज आर मच मोर प्रोनाउंस्ड इन केस ऑफ फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंसेज। यहाँ बोला है फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंसेज एग्जिबिट प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ पैरामैग्नेटिक सबस्टेंसेज। तो प्रॉपर्टी वैसे ही शो करेगा, लेकिन स्ट्रेंथ का डिफरेंस होगा। ये ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ शो होंगे। जो भी प्रॉपर्टी शो करता था पैरामैग्नेटिक मटेरियल, वही प्रॉपर्टी शो करेगा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल भी, लेकिन स्ट्रांगली, विद मोर स्ट्रेंथ, ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ। देखिए कैसे, पहले एग्जांपल देख लीजिए प्रॉपर्टीज़ देखने से पहले। एग्जांपल इसके हम बता के चल रहे हैं, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, गैडोलीनियम,
और कुछ अलॉय भी होते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, जैसे हमने यहाँ एल्निको का एग्जांपल लिया है। एल्निको क्या है? एक अलॉय है जो कि किन किन मेटल से बनी है। एल्निको जो है वो आयरन, एल्यूमिनियम, निकिल, कोबाल्ट एंड कॉपर से बनी होती है। क्लियर बात? देखिए, एल निको, एल एल्यूमिनियम, नी निकिल, CO कोबाल्ट, फिर इसके अलावा 2 नाम और रह गए हैं इसमें, कौन कौन से? आयरन एंड कॉपर। तो आपको याद होना चाहिए कि एल्निको किन किन मेटल से मिलकर बना अलॉय है। अब देखिए, हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, उनके बिहेवियर की बात करते हैं। तो बिहेवियर वैसा ही है जैसा कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल का था। मैंने कहा फ़र्क जो है वो स्ट्रेंथ का है। फर्स्ट देखिए, when placed in an external magnetic field a ferromagnetic material develops strong magnetization in the direction of the applied field। यही बात हमने पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए देख चुके हैं, तो यहाँ मैं केवल आपको रीड करके ही बता रहा हूँ, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एक्सप्लेनेशन हम पैरामैग्नेटिक मटेरियल में देख चुके हैं। उसको रीड करने के बाद ही तो आप इसको स्टडी करेंगे, तो ये इजीली आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने वहाँ दे दिया है। यहाँ मैं केवल कंपेयर कर रहा हूँ, साथ के साथ मैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल भी यहाँ लेके चल रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। वहाँ हम बोलते थे कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल को जब एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो उसमें जो मैग्नेटाइजेशन का वैल्यू होता है वो कम होता है कंपैरेटिवली इससे। यहाँ बोला है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन, वहाँ हम बोलते हैं फीबल मैग्नेटाइजेशन और वीक मैग्नेटाइजेशन इन डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ये बात तो दोनों में ही है, इन डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड, ये बात वहाँ भी थी, पैरा में भी है, ये फेरो में भी है। हाँ, डाई में अपोजिट डायरेक्शन की बात करते थे हम। डाई में हम बोलते थे कि डाई मैग्नेटिक मटेरियल एक्सटर्नल फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में वीकली मैग्नेटाइज होते हैं। पैरामैग्नेटिक मटेरियल एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में वीकली मैग्नेटाइज होते हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल भी एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में ही मैग्नेटाइज होते हैं, लेकिन इनमें मैग्नेटाइजेशन स्ट्रॉन्ग होता है। क्लियर है? सेकंड देखिए, सेकंड में हमने मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की बात की है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का फॉर्मूला हम बताते हैं I/H। मैग्नेटाइजेशन पर यूनिट मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर बात? तो H की अपोजिट डायरेक्शन में बताया था हमने I डाई मैग्नेटिक मटेरियल के लिए, इसलिए डाई मैग्नेटिक मटेरियल के लिए हमने काईएम नेगेटिव बताया था। H की डायरेक्शन में ही होता है I पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए भी और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए भी, इसीलिए काईएम पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए भी पॉजिटिव बताया जाता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए भी पॉजिटिव बताया जाता है। अब पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए ये स्मॉल, जबकि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए ये लार्ज बताया जाता है। क्यों? क्योंकि पैरामैग्नेटिक मटेरियल वीकली मैग्नेटाइज होता है एक्सटर्नल फील्ड में, जबकि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल स्ट्रॉन्गली मैग्नेटाइज होता है एक्सटर्नल फील्ड में। तो वीकली मैग्नेटाइज होने के कारण हम स्मॉल वर्ड यूज में लेते हैं, किसके लिए? पैरा के लिए, जबकि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल स्ट्रॉन्गली मैग्नेटाइज होता है, इसलिए इसके लिए लार्ज वर्ड आया है। क्लियर बात? और पॉजिटिव वर्ड क्यों आया है? पॉजिटिव इसलिए आया है क्योंकि आई की डायरेक्शन एच की डायरेक्शन में ही होती है। एच वो मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी है जिसमें हमने पुट किया है किसको? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को, उसके मैग्नेटाइजेशन के लिए। क्लियर है बात? आई क्या है? उसे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के यूनिट वॉल्यूम में कितना मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस हुआ है, वो है ये कैपिटल आई एच की हम पहले बात कर चुके हैं। एक टॉपिक हमने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ का देखा ही है, उसमें हमने डिटेल में बात की है आई की, डिटेल में बात की है एच की, डिटेल में बात की थी काईएम की, तो वहाँ से ये डायरेक्ट फार्मूला लिया गया है। तो मैं यहाँ ये कहना चाह रहा हूँ कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए काईएम जो है वो लार्ज एंड पॉजिटिव होता है, वैल्यू काफ़ी लार्ज होता है। देखिए, हमने वैल्यू बताया है ग्रेटर देन 1000, ग्रेटर देन 1000। तो तीनों को कंपेयर करूँ मैं तो क्या बोलूँगा? डाई मैग्नेटिक मटेरियल के लिए काई एम जो होता है वो स्मॉल एंड नेगेटिव होता है, पैरा के लिए स्मॉल एंड पॉजिटिव होता है, फेरो के लिए लार्ज एंड पॉजिटिव होता है, लार्ज एंड पॉजिटिव होता है। थर्ड पर आइए, थर्ड पॉइंट में हम ये बता रहे हैं कि जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में हम किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को पुट करते हैं तो उस फील्ड की जो फील्ड लाइंस है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर से बहुत ज़्यादा पास होती है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल अट्रैक्ट करता है
अट्रैक्ट करता है किनको, मैग्नेटिक फील्ड की फील्ड लाइंस को, और बहुत ज़्यादा फील्ड लाइंस को अपने अंदर से पास करवाता है। इट मीन्स इसकी मैग्नेटिक परमेबिलिटी का वैल्यू जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल की मैग्नेटिक परमेबिलिटी से, काफ़ी ज़्यादा होता है, वैक्यूम से काफ़ी ज़्यादा होता है। वैक्यूम से हमने ज़्यादा बताई थी किसके लिए, पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए हमने वैक्यूम से ज़्यादा बताई थी। इट मीन्स म्यू ग्रेटर देन म्यू नॉट बोला था पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए पिछले वीडियो लेक्चर में, पिछले वीडियो लेक्चर में। फेरो के लिए हम बोलेंगे तो म्यू वेरी वेरी ग्रेटर देन म्यू नॉट बोलेंगे। पैरा के लिए हमने म्यू ग्रेटर देन म्यू नॉट बोला था। डाई के लिए हमने म्यू लेस देन म्यू नॉट बोला था। देखिए, व्हेन अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड द लाइंस ऑफ फोर्स, जिनको मैग्नेटिक फील्ड लाइन बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉन्सेंट्रेट ग्रेटली इनटू द मटेरियल। देखिए, इसको आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं। ये पैरा के लिए है डायग्राम, पैरा वाले टॉपिक का डायग्राम लिया है, फेरो के लिए मैंने बनाया नहीं है। ऐसा ही डायग्राम बनेगा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए भी। ये कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल समझिए आप। ये देखिए, मैंने पैरा वाला एग्जांपल ही आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पैरामैग्नेटिक मटेरियल भी फील्ड लाइंस को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, जबकि डाई मैग्नेटिक मटेरियल तो रेपेल करता है। डाई मैग्नेटिक मटेरियल तो इस तरीके से पास करवाता था सॉरी डाई मैग्नेटिक मटेरियल फील्ड लाइंस को रेपेल करता है, तो इस तरीके से पास होती थी वो बाहर से। कुछ फील्ड लाइंस अंदर से भी पास होती थी, इसीलिए हम उसके लिए म्यू लेस देन म्यू नोट बोलते थे। किसके लिए, डाई के लिए। पैरा जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अट्रैक्ट करता है। इट मीन्स पैरा की मैग्नेटिक परमेबिलिटी वैक्यूम की मैग्नेटिक परमेबिलिटी से थोड़ी ज़्यादा होती है। लेकिन फेरो की बात करें तो फेरो के लिए हम यहाँ वेरी वेरी ग्रेटर देन लगाएंगे, म्यू वेरी वेरी ग्रेटर देन म्यू नोट बोल के चलेंगे। किसके लिए, फेरो के लिए। देखिए, हमने बोला भी है नेक्स्ट पेज पे, ये देखिए, म्यू वेरी वेरी ग्रेटर देन म्यू नोट किसके लिए, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए। तो यहाँ से म्यू नोट को इधर ले जाएं तो म्यू अपॉन म्यू नोट वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। म्यू अपॉन म्यू नोट को म्यू आर बोलते हैं। रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। तो 1 से बहुत ज़्यादा होता है इसका वैल्यू। और कितना बता के चलते हैं, देखिए यहाँ बताया, म्यू आर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ सेवरल थाउजेंड। क्लियर है। पैरा के लिए हम बोल के चले तो म्यू ग्रेटर देन म्यू नोट। तो पैरा के लिए हमने म्यू आर ग्रेटर देन 1 बताया था। फेरो के लिए म्यू आर वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। डाई के लिए म्यू आर लेस देन 1, क्योंकि डाई के लिए हम यहाँ लेस देन लगाते थे, म्यू लेस देन म्यू नोट। क्लियर है। मैंने तीनों को कंपेयर कर दिया है। इस डायग्राम में देखिए, इस डायग्राम में जो पैरा वाला अभी मैं बता रहा था फेरो के लिए, तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल फील्ड लाइंस को अट्रैक्ट तो करता है अपने अंदर, लेकिन उससे भी ज़्यादा अट्रैक्ट करता है कौन, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक मटेरियल अपने अंदर से जितनी फील्ड लाइंस को परमिट करता है उनसे भी ज़्यादा फील्ड लाइंस को अपने अंदर से पास करवाता है। कौन, फेरो। इसीलिए फेरो की मैग्नेटिक परमेबिलिटी हमने बहुत ज़्यादा बताई है वैक्यूम की मैग्नेटिक परमेबिलिटी से, जबकि पैरा के लिए हमने ज़्यादा तो बताई थी वैक्यूम से, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बताई है। यहाँ हमने काफ़ी ज़्यादा बताई है वैक्यूम के कंपेयर में। क्लियर है। डाई के लिए तो यहाँ लेस देन आता है, मैंने बताया अभी। डाई के लिए म्यू लेस देन म्यू नोट बताते हैं, क्योंकि डाई मैग्नेटिक मटेरियल तो अपने अंदर से फील्ड लाइंस पास होने का अपोज करता है, वो रिपेल करता है फील्ड लाइंस को, जबकि ये दोनों मटेरियल्स अट्रैक्ट करते हैं। कौन, पैरामैग्नेटिक मटेरियल भी, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल भी, ये अट्रैक्ट करते हैं दोनों। पैरामैग्नेटिक मटेरियल कंपैरेटिवली कम अट्रैक्ट करता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कंपैरेटिवली ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। इसीलिए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की मैग्नेटिक परमेबिलिटी हमने काफ़ी ज़्यादा बताई है, जबकि पैरा के लिए वो ज़्यादा तो बताई है वैक्यूम से, लेकिन जितनी फेरो के लिए ज़्यादा बताई है उतनी ज़्यादा नहीं बताई है पैरा के लिए। क्लियर है। अब देखिए ये बात, व्हेन अ फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। हम बोल रहे थे कि ये फील्ड के वीकर पार्ट से स्ट्रॉन्गर पार्ट की ओर मूव करने की टेंडेंसी रखता है जब इसको नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में पुट किया जाता है। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसा फील्ड होता है जिसमें कहीं मैग्नेटिक फील्ड कम तो कहीं मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होता है। तो ऐसे फील्ड में अगर हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल और पैरामैग्नेटिक मटेरियल को पुट कर दें तो वो फील्ड के
वीकर पार्ट से स्ट्रोंगर पार्ट की ओर। इट मीन्स जहाँ फील्ड का वैल्यू कम है वहाँ से जहाँ फील्ड का वैल्यू ज़्यादा है उस ओर मूव करने की टेंडेंसी रखते हैं, क्योंकि अट्रैक्ट होने की टेंडेंसी रखते हैं। हमने बताया पैरा भी अट्रैक्ट होता है मैग्नेट की ओर, फेरो भी अट्रैक्ट होता है मैग्नेट की ओर। तो ये दोनों ही मैग्नेट के दूर से मैग्नेट के पास की ओर आने की टेंडेंसी रखते हैं। मैग्नेट के दूर होता है फील्ड वीक, पास होता है स्ट्रॉन्ग। इट मीन्स वीकर टू स्ट्रॉन्गर पार्ट ऑफ द फील्ड मूव करने की टेंडेंसी होती है इन दोनों में ही, किन में, पैरा में भी फेरो में भी। तो फिर डिफरेंस क्या होगा, पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो है वो अट्रैक्ट तो होगा लेकिन कम अट्रैक्टिव फोर्स से अट्रैक्ट होगा, जबकि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल अट्रैक्ट होगा मैग्नेट की ओर लेकिन स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स से अट्रैक्ट होगा। इट मीन्स फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्विकली मूव करेगा वीकर पार्ट टू स्ट्रॉन्गर पार्ट, जबकि पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो है वो स्लोली मूव करेगा, धीरे धीरे मूव करेगा वीकर टू स्ट्रॉन्गर पार्ट। क्लियर है, ये बात यहाँ है। फिर देखिए पैरामैग्नेटिक मटेरियल में भी हमने बताया था कि जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में हम पैरामैग्नेटिक मटेरियल की रोड को फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो वो रोटेट होकर फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाती है, फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाती है। देखिए ये डायग्राम हमने बताया था किसके लिए, पैरामैग्नेटिक मटेरियल की किसी रोड के लिए। पैरामैग्नेटिक मटेरियल की रोड थी, जब इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फ्रीली सस्पेंड कर दिया तो इस नॉर्थ पोल के, मैग्नेट के नॉर्थ पोल के पास वाला जो एंड है इस रोड का वो साउथ पोल बन जाएगा। साउथ पोल के, मैग्नेट के साउथ पोल के पास वाला इस रोड का जो एंड है वो नॉर्थ पोल बन जाएगा। तो नॉर्थ साउथ में अट्रैक्शन, साउथ नॉर्थ में अट्रैक्शन, तो इस तरीके से फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगी। फील्ड की डायरेक्शन हम बताते हैं नॉर्थ से साउथ की ओर। तो फील्ड की डायरेक्शन में रोटेट होकर ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल की रोड अलाइन हो जाती है। डाईमैग्नेटिक मटेरियल की रोड मैग्नेटिक फील्ड की परपेंडिकुलर अलाइन होती है, इस तरीके से अलाइनमेंट होता है उसका, इसका अलाइनमेंट फील्ड के पैरेलल होता है। अगर ये रोड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की होती तब भी ये फील्ड की डायरेक्शन में ही अलाइन होती, लेकिन ये स्पीडली रोटेट होती। पैरामैग्नेटिक मटेरियल की रोड धीरे धीरे रोटेट होकर फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होती है जबकि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की अगर ये रोड होती तो ये स्पीडली रोटेट होकर फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होती। क्लियर है, ऐसा क्यों, क्योंकि एक में स्ट्रॉन्गली मैग्नेटाइजेशन है, एक में वीकली मैग्नेटाइजेशन है। तो यही बात हमने यहाँ बोल रखी है। देखिए इस पॉइंट में, When a rod of ferromagnetic material is suspended freely in a uniform magnetic field, it quickly aligns itself parallel to the magnetic field. Quickly वर्ड लगाया है यहाँ, वहाँ पैरा में हम स्लोली वर्ड यूज में ले सकते हैं। क्लियर है। सिक्स प्रॉपर्टी देखिए, सिक्स प्रॉपर्टी में हमने ये बताया है कि जब हम एक्सटर्नल फील्ड को रिमूव कर लेंगे तब भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में कुछ मैग्नेटिज्म रिमेनिंग रह जाएगा, शेष रह जाएगा, जबकि पैरा में, डाई में ऐसा नहीं होता है। पैरा एंड डाई मैग्नेटिक मटेरियल पर जो हमने एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर रखा है उसको हम रिमूव कर लें, अगर एक्सटर्नल फील्ड न लगाएं, वापस रिमूव कर दें एक्सटर्नल फील्ड को, तो उनमें जो मैग्नेटिज्म, डाई मैग्नेटिज्म एंड पैरामैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हुआ था वो वापस ख़त्म हो जाता है, जबकि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में वो रह जाता है, उसका कुछ पार्ट शेष रह जाता है। देखिए, ए फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस रिटेन्स मैग्नेटिज्म इवन आफ्टर द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज रिमूव्ड। इसीलिए हम मैग्नेट्स बनाने में, इसीलिए हम आर्टिफिशियल मैग्नेट्स बनाने में फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ही यूज में लेते हैं। जो नेचुरल मैग्नेट हम अभी 3 और 4 बता के चलते हैं मैग्नेटाइट, वो भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ही होता है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से ही बने होते हैं मैग्नेट्स। देखिए 7th प्रॉपर्टी जो है उसमें हमने टेम्परेचर पर डिपेंडेंसी बता रखी है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हमने काईएम बताई है। टेम्परेचर हम टी बोल के चल रहे हैं, टेम्परेचर टी है जो कि केल्विन में बता के चल रहे हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। टीसी जो है वो क्यूरी टेम्परेचर है, क्यूरी टेम्परेचर है। क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है इसकी हम डिटेल में तो बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम ओरिजिन ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म देखेंगे। उस टॉपिक में हम इस डिपेंडेंसी को भी डिटेल में देखेंगे। यहाँ तो मैं थोड़ा सा रफ आइडिया दे देता हूँ। देखिए, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। टेम्परेचर इंक्रीज होने पर वो डिक्रीज होती है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ऐसा ही फॉर्मूला हम बताते थे किसके लिए, पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए भी, लेकिन वो फॉर्मूला जो था वो था काईएम इज इक्वल टू, देखिए दिखा देता हूँ,
कंपेयर कर लीजिए आप दोनों फॉर्मूलों को। पैरामैग्नेटिक मटेरियल की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो थी उसके लिए फॉर्मूला था काई एम इजिकल टू सी म्यू नॉट अपॉन टी। इट मीन्स काई एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन टी। जबकि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की बात करें तो काई एम इजिकल टू सी डेस अपॉन टी माइनस टी सी, ये बता के चल रहे हैं। पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए वो जो लॉ बताया था हमने वो था क्यूरीज लॉ, और ये है क्यूरी वाइस लॉ। क्यूरी वाइस लॉ, ये दो साइंटिस्ट हैं, क्यूरी वाइस लॉ। तो आपको लर्न करना है क्यूरी वाइस लॉ, इसका मैथमेटिकल फॉर्म ये है। टेम्परेचर आप इंक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डिक्रीज होगी। क्यों डिक्रीज होगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे ओरिजिन ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म, उसमें हम डिटेल में बात करेंगे कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डिक्रीज क्यों होती है। क्लियर है। यहाँ जो टर्म्स यूज में आ रही है वो मैंने बता दी है। सी डेस यहाँ कॉन्स्टेंट है, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, टी सी क्यूरी टेम्परेचर है। क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है उसको मैं बता देता हूँ, डिटेल में मैंने बताया, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। क्यूरी टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर से ज़्यादा हो अगर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का टेम्परेचर, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल उस केस में उस टेम्परेचर पर भी पैरामैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल बन जाता है। जबकि क्यूरी टेम्परेचर से कम हो टेम्परेचर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का, तो उस केस में वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ही रहता है। इट मीन्स क्यूरी टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पर पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, क्यूरी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ही रहता है। तो ये क्यूरी टेम्परेचर जो है उसकी डेफिनेशन हम देखिए यहाँ बताइए। द टेम्परेचर एट विच ए फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस बिकम्स पैरामैग्नेटिक इज कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर और क्यूरी पॉइंट टी सी, सी फॉर क्यूरी, क्यूरी टेम्परेचर। क्लियर है। अब देखिए अभी हमने कहा कि क्यूरी टेम्परेचर टी सी से ज़्यादा हो टेम्परेचर तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक मटेरियल बन जाता है। तो वो कौन सी स्टेज फेज में होगा, पैरामैग्नेटिक फेज में होगा। कब, टी ग्रेटर देन टी सी होने पर। टी ग्रेटर देन टी सी होने पर ही ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। इट मीन्स टी ग्रेटर देन टी सी होने का मीनिंग ये हुआ पैरामैग्नेटिक फेज में, क्योंकि अभी हम बोल रहे थे कि टी ग्रेटर देन टी सी होने पर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक मटेरियल बन जाता है। कैसे बन जाता है उसकी भी बात नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में होगी, क्यों बन जाता है वो सारी बातें हम वहाँ देखेंगे। यहाँ तो आप ध्यान रखिए कि क्यूरी टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर पर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है। इट मीन्स उस मटेरियल की कौन सी फेज आ जाती है, वो पैरामैग्नेटिक फेज आ जाती है। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की पैरामैग्नेटिक फेज में एप्लीकेबल है ये वाला फॉर्मूला। इट मीन्स टी ग्रेटर देन टी सी के लिए एप्लीकेबल है, और टी ग्रेटर देन टी सी होने पर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक फेज में होता है। क्लियर है बात। और ये टॉपिक ढंग से समझ में आ जाएगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर देखने के बाद। देखिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम यही देखेंगे, ओरिजिन और एक्सप्लेनेशन ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म। आज का वीडियो लेक्चर क्या था हमारा, आज का हमारा लेक्चर था ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेज और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, जिसमें हमने फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को डिफाइन किया है, उसके एग्जांपल्स देखे हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ की बात की है। लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज़ हमने वैसी ही बताई है जैसा कि हम पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए बता के चलते थे। फ़र्क जो है वो स्ट्रेंथ का है, फ़र्क जो है वो स्ट्रेंथ का है। ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ वो हर प्रॉपर्टी हमें फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में देखने को मिलेगी जो कि किस में देखने को मिल रही थी, पैरामैग्नेटिक मटेरियल में। वो ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ क्यों देखने को मिलती है वो भी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस होगा, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस होगा। थैंक यू।